हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो और बनाई थी, वो इस चैप्टर का पार्ट 1 था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी नेक्स्ट हेडिंग को कंटिन्यू करते हैं, पेस्ट और द कैटल प्लेग। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अफ्रीका को कैसे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया और कौन कौन से पार्ट्स को इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ ने कवर किया और कैसे उसको बांटा। अब इस कभी कभी क्या होता है, एक डिसीज़ भी पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी को बदल सकती है। 1890s में अफ्रीका में एक डेंजरस कैटल डिसीज़ आई जिसका नाम था रिंडरपेस्ट यानी कैटल प्लेग। 1890s में अफ्रीका में एक डेंजरस कैटल डिसीज़ आई जिसका नाम रिंडरपेस्ट ने कैटल प्लेग था। इस डिसीज़ ने सिर्फ जानवरों को नहीं मारा बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी, फार्मिंग और इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया। 90 में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की एक डेंजरस डिसीज़ फैल गई। ये डिसीज़ काउज, बफेलो और दूसरे कैटल्स को इन्फेक्ट करती थी। अफ्रीका के लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए कैटल पर डिपेंड करते थे। जब डिसीज़ फैली, बहुत सारे कैटल्स मर गए, लोगों की इनकम खत्म हो गई, फार्मिंग और लोकल इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। यूरोपियन इम्पेरियलिज्म के इम्पैक्ट का भी एग्जाम्पल है ये, क्योंकि डिसीज़ के बाद कॉलोनियल रूल और मजबूत हो गया। हिस्टोरिकली अफ्रीका में लैंड यानी ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन वहाँ पर कम थी, लोगों के पास अपनी ज़मीन थी, अपने कैटल्स थे, इसीलिए उन्हें किसी और के लिए सैलरी पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे पास अपनी ज़मीन और पशु हों तो तुम भी किसी प्लांटेशन में या माइन में मजदूरी करना पसंद नहीं करोगे। अब आखिर यूरोपियंस अफ्रीका क्यों आए? क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, मिनरल थी, फर्टाइल लैंड थे। उन्होंने सोचा कि प्लांटेशन यहाँ पर बनाएंगे, माइंस खोलेंगे, क्रॉप्स और मिनरल यूरोप एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, वर्कर्स ही वहाँ पर नहीं मिल रहे थे। अफ्रीकन लोग अपनी ज़मीन और कैटल की वजह से ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट थे। वर्कर्स को मजबूर करने के लिए यूरोपियंस ने कई तरीके अपनाए। हैवी टैक्सेस, लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ये टैक्स सिर्फ पैसों में भरना पड़ता था। पैसे कमाने के लिए लोगों को प्लांटेशन और माइंस में जॉब करनी पड़ती थी। इनहेरिटेंस लॉ बदल दिए। इनहेरिटेंस लॉ मतलब विरासत के कानून बदल दिए गए ताकि लोग अपनी ज़मीन और कैटल आसानी से इनहेरिट ना कर सकें। इससे लोग और भी ज़्यादा वेज लेबर करने पर मजबूर हो गए। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वर्कर्स गोल्ड माइन में काम करते दिख रहे हैं। ये माइंस यूरोपियन कंपनीज़ के कंट्रोल में थी। यहाँ अफ्रीका वर्कर्स से कठिन और कम पेड लेबर करवाई जाती थी। अब यूरोपियंस ने अफ्रीकन्स को काम करने के लिए और भी नए रूल्स बना दिए। क्या किया गया कि बहुत से फार्मर्स यानी पीजेंट्स को उनकी ज़मीन से हटा दिया गया। एक फैमिली में सिर्फ एक मेंबर को ही ज़मीन इनहेरिट करने का राइट दिया गया। बाकी फैमिली मेंबर्स के पास ज़मीन नहीं बची। अब उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, इसीलिए उन्हें मजबूरन माइंस प्लांटेशन में वेज लेबर का काम करना पड़ा। माइन वर्कर्स को कंपाउंड यानी कैंप में रखा जाता था और उन्हें फ्रीली घूमने की परमिशन भी नहीं थी। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में कैसे आई? 1880s के एंड में इटली ने एरिट्रिया, ईस्ट अफ्रीका पर अटैक किया। इटालियन सोल्जर के खाने के लिए ब्रिटिश एशिया से इन्फेक्टेड कैटल्स लाए गए। इन कैटल के साथ रिंडरपेस्ट डिसीज़ अफ्रीका में आ गई। डिसीज़ ईस्ट अफ्रीका से पूरे अफ्रीका में फैलती गई। 1892 तक अटलांटिक कोस्ट तक पहुंच गई। 5 साल बाद साउथ अफ्रीका यानी केप टाउन में भी पहुंच गई। इस डिसीज़ ने लगभग 90% कैटल को मार दिया। जब कैटल मर गए तो अफ्रीकन लोगों के लाइवलीहुड खत्म हो गए, फार्मिंग बहुत मुश्किल हो गई। इस सिचुएशन का यूरोपियंस ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने बचे हुए कैटल्स पर कंट्रोल कर लिया। अब अफ्रीका को सर्वाइव करने के लिए यूरोपियन प्लांटेशन और माइंस में काम करना पड़ता था। इस तरह रिंडरपेस्ट ने यूरोपियन कॉलोनियल रूल को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अफ्रीका ही नहीं, दुनिया के और भी कॉलोनीज़ में यूरोपियन कंक्विस्ट के ऐसे ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले। यानी कॉलोनियलिज्म ने कई सोसाइटी की इकोनॉमी और लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। सेंचुरी में लाखों इंडियंस को कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे देशों में काम करने भेजा गया। इन वर्कर्स को इंडेंटर्ड लेबर कहा जाता था। ये टॉपिक सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है। इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन हमें 19वीं सेंचुरी की दो अलग रियलिटीज़ दिखाती है। एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर इनकम, टेक्नोलॉजी थी, तो दूसरी तरफ गरीबी, एक्सप्लॉयटेशन और ज़बरदस्ती काम करवाना भी था। यानी ग्लोबलाइजेशन से सबको बराबर फ़ायदा नहीं हुआ। 19वीं सेंचुरी में लाखों इंडियन, चाइनीज़ को प्लांटेशन, माइंस और रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ भेजा गया। इंडिया में वर्कर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें 5 साल काम करना होता था। बाद में इंडिया वापस भेजने का प्रॉमिस किया जाता था। इसी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इंडेंटर्ड सिस्टम कहा गया। ज़्यादातर इंडेंटर्ड लेबर आते थे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु के ड्राई डिस्ट्रिक्ट। ये लोग माइग्रेट वहाँ से आखिरकार क्यों हुई? क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी, लैंड रेंट बढ़ गया था, ज़मीन प्लांटेशन और माइंस के लिए ले ली गई थी, लोग कर्ज में डूब गए थे। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा।
इंडियन इंडेंटर्ड लेबर को दुनिया के कई कंट्रीज़ में भेजा गया। मेन डेस्टिनेशन थे कैरेबियन आइलैंड लाइक ट्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम और मॉरिशस, फिजी, साइलोन यानी श्रीलंका कहते हैं, और मलाया जिसे मलेशिया कहते हैं। इंडिया के अंदर भी असम के टी प्लांटेशन में इंडेंटर्ड वर्कर्स को भेजा जाता था। वर्कर्स के रिक्रूट करने का काम एजेंट करते थे। ये एजेंट एम्प्लॉयर्स से कमीशन पैसे लेते थे। बहुत से गरीब लोग अपनी पॉवर्टी और ऑपरेशन से बचने के लिए उनके साथ चले जाते थे, लेकिन कई एजेंट झूठ बोलते थे। वो कहते थे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, काम आसान होगा, लाइफ बहुत अच्छी होगी, बल्कि रियलिटी उसकी बिल्कुल अलग होती थी। कई वर्कर्स को तो ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें समुद्र पार यानी ओवरसीज़ जाना पड़ेगा। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती भी ले जाया जाता था। इंडेंचर सिस्टम को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा गया। क्यों? क्योंकि प्लांटेशन पर पहुंचाने के बाद वर्कर्स को पता चलता था कि काम बहुत हार्ड है, रहने की कंडीशन बहुत ख़राब है, वर्किंग आवर बहुत लंबे हैं और उनके पास लीगल राइट्स बहुत कम थे। यानी नाम कॉन्ट्रैक्ट का था लेकिन कंडीशन स्लेवरी जैसी थी। इंडियन वर्कर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी कल्चर को बचाया और नए कल्चर फॉर्म डेवलप किए। फॉर एग्जाम्पल होसे फेस्टिवल। ट्रिनिडाद में मुहर्रम प्रोसेशन को बदल कर होसे कार्निवाल बना दिया। इस फेस्टिवल में अलग अलग रिलीजन और कम्युनिटीज़ के लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते थे। चटनी म्यूज़िक। इंडियन फोक म्यूज़िक और कैरिबियन म्यूज़िक को मिलाकर एक नया म्यूज़िक स्टाइल बनाया गया। चटनी म्यूज़िक ये ट्रिनिडाद और गुयाना में बहुत फेमस हुआ। अरेबियंस के कल्चर मूवमेंट पर भी इंडियन माइग्रेंट के सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस की छाप देखी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कुछ वर्कर्स इंडिया वापस आए, लेकिन बहुत से लोग वहीं परमानेंटली सेटल हो गए। इसीलिए आज भी मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद, गुयाना और सूरीनाम में बहुत बड़े इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज़ रहती हैं। ये पिक्चर इंडेंचर्ड लेबर की फोटोग्राफ दिखाई गई है। ध्यान से देखिए, हर वर्कर के साथ नंबर लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए वर्कर्स सिर्फ लेबर थे, उनकी आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। वी.एस. नायपॉल, फेमस राइटर और फेमस क्रिकेटर चंद्रपाल और राम नरेश सरवन के नाम इंडियन जैसे क्यों लगते हैं? इसका रीज़न ये है कि उनके एंसेस्टर्स पूर्वज इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर के रूप में कैरेबियन कंट्रीज़ गए थे। इसलिए आज भी ट्रिनिडाद, गुयाना और सूरीनाम और मॉरिशस जैसे देशों में बहुत बड़े इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज़ रहती हैं। 1900 में इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ने इंडेंचर सिस्टम का विरोध अपोज करना शुरू किया। उनका कहना था ये सिस्टम क्रूअल है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसीलिए 1921 में इंडेंचर सिस्टम ऑफिशियली एबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हो गए थे, उनके डिसेंडेंट को कई जगह कूलीज कहकर नीचा दिखाया जाता था। वी.एस. नायपॉल ने अपनी बुक में उनकी लोनलीनेस और आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स को लिखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। दुनिया भर में प्लांटेशन और एक्सपोर्ट बिजनेस चलाने के लिए बहुत पैसा यानी कैपिटल चाहिए था। ये पैसा सिर्फ यूरोपियन बैंक ही नहीं देते थे, इंडियन बिजनेसमैन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। दो फेमस इंडियन बैंकिंग कम्युनिटीज़ थी, शिकारीपुरी श्रॉफ और टुकोटाई चेटायर्स। ये लोग लोन देते थे, फार्मर्स को फाइनेंस करते थे, ट्रेडर्स की हेल्प करते थे और साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में बिजनेस को सपोर्ट करते थे। इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करने के एडवांस सिस्टम को भी डेवलप किया। इंडियन ट्रेडर भी यूरोप के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ में बिजनेस करने लगे। फॉर एग्जांपल हैदराबाद के सिंधी ट्रेडर्स, ये लोग क्यूरियस, हैंडीक्राफ्ट, लोकल गुड्स, इंपोर्टेड आइटम बेचते थे। इन्होंने पोर्ट्स पर शॉप खोली। जब शिप्स और ट्रैवल इंप्रूव हुआ तो टूरिस्ट भी बढ़े और उनका बिजनेस भी ग्रो हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। इंडिया दुनिया का फेमस कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था। इंडिया का फाइन कॉटन यूरोप में बहुत फेमस था, लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो ब्रिटिश फैक्ट्रीज में मशीन से कपड़े बनाने लगा। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि इंडियन क्लॉथ पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करो। इसीलिए ब्रिटेन ने इंडियन कॉटन इंपोर्ट पर टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स लगा दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट कम हो गया। अब ब्रिटिश फैक्ट्री में बहुत कपड़े बन रहे थे, उन्हें नई मार्केट की ज़रूरत थी। इसलिए ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज़ जैसे इंडिया को अपना मार्केट बना दिया। इंडिया से रॉ कॉटन लेते थे और ब्रिटेन में बना हुआ क्लॉथ इंडिया में बेचते थे। इस प्रोसेस से ब्रिटेन को बहुत प्रॉफिट हुआ और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ। ब्रिटेन ने सिर्फ अपने मार्केट ही नहीं बचाए बल्कि दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडियन टेक्सटाइल को कंपटीशन का सामना करना पड़ा। पहले इंडिया का कॉटन क्लॉथ दुनिया भर में फेमस था, यूरोप और एशिया में बहुत एक्सपोर्ट होता था, लेकिन ब्रिटिश मशीन मेड क्लॉथ सस्ता और जल्दी बनने लगा। इसीलिए इंडियन क्लॉथ की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी। अराउंड 1800 इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में कॉटन टेक्सटाइल का शेयर 30% था। अराउंड 1815 सिर्फ 15% रह गया। 1870 में 3% से भी कम रह गया, यानी कुछ ही सालों में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत वीक हो गई। ये बिल्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस यानी लंदन की है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन हेडक्वार्टर था। यहीं से इंडिया के ट्रेड और बिजनेस से जुड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से रॉ मटेरियल लेती थी, ब्रिटेन के प्रोडक्ट इंडिया में बेचती थी, इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करती थी।
इस फिगर में आप सूरत पोर्ट को देख सकते हैं, जो कि 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में सूरत इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। यहाँ से कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट फॉरेन कंट्रीज़ भेजे जाते थे। बाद में बॉम्बे यानी मुंबई और कलकत्ता जैसे पोर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। द इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर का मतलब है दो वर्ल्ड वॉर के बीच का समय, यानी 1918 से 1939। इस पीरियड में दुनिया को बहुत बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इकोनॉमी वीक हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और फिर से इसी पीरियड के एंड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में लड़ी गई। मेनली ये यूरोप में लड़ी गई थी, लेकिन इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा। इस वॉर ने 20th सेंचुरी के पहले आधे हिस्से को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में डाल दिया। इस क्राइसिस से बाहर निकलने में लगभग 30 साल लग गए। ये वॉर दो बड़े ग्रुप के बीच हुई। अलाइज थे। पहला अलाइज था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में यूएसए भी ज्वाइन हुआ। सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की। जब अगस्त 1940 में वॉर शुरू हुई, सबको लगा था कि क्रिसमस तक ये खत्म हो जाएगी, लेकिन वॉर 4 साल से भी ज़्यादा चली। पहली बार था जब इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ ने अपनी फैक्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी का यूज़ इतने बड़े स्केल पर वॉर के लिए किया। पहले वॉर में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। अब इंडस्ट्रीज़ ने मॉडर्न वेपन्स बनाना शुरू किया। में नए और डेंजरस वेपन का यूज़ हुआ। मशीन गन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन, ये सब फैक्ट्रीज़ में मास प्रोडक्शन से बनाए जाते थे। वॉर के लिए दुनिया भर से मिलियन ऑफ सोल्जर्स रिक्रूट किए गए और शिप और ट्रेन से फ्रंट पर भेज दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 9 मिलियन लोग मर गए और 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये डिस्ट्रक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था। में ज़्यादातर यंग वर्किंग एज मैन मारे गए या इंजर्ड हुए। इसका इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ा। यूरोप में वर्कर्स की कमी हो गई, फैमिलीज़ की इनकम कम हो गई, घर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का शिकार हो गए। वॉर के दौरान फैक्ट्रीज़ का काम भी बदल गया। पहले फैक्ट्रीज़ नॉर्मल गुड बनाती थी, अब उन्हें वॉर के लिए गन्स, बुलेट, बॉम्ब, यूनिफॉर्म्स और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाना पड़ा। साथ ही जब आदमी आर्मी में चले गए तो वुमेंस ने फैक्ट्री और ऑफिसेज में काम करना शुरू किया। ये पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में वुमेंस वर्क फोर्स का हिस्सा बनी। अब आप ये पिक्चर में फिगर देख सकते हैं। म्यूनिटेशन यानी आर्म्स एंड एम्यूनिटेशन फैक्ट्री की है। यहाँ वर्कर शेल्स एंड बॉम्ब बना रहे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ऐसी फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि आर्मी को लगातार वेपन्स की ज़रूरत थी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पे ये समझ लिया कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुई थी। इसमें दो ग्रुप थे। जो एक ग्रुप था वो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए का था, और दूसरा जो ग्रुप था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की का था। इन्हीं दो के बीच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वॉर के दौरान दुनिया के कई देशों के बीच इकोनॉमिक लिंक यानी व्यापारिक संबंध टूट गए, क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। ब्रिटेन के पास वॉर लड़ने के लिए पैसा कम पड़ गया, इसीलिए ब्रिटेन ने यूएसए के बैंक और लोगों से बहुत बड़ा लोन लिया। इसका रिजल्ट ये हुआ, पहले यूएसए दूसरे कंट्रीज़ से लोन लेता था, वॉर के बाद यूएसए दूसरे कंट्रीज़ को लोन देने लगा। यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर बन गया। पोस्ट वॉर रिकवरी। वॉर के बाद इकोनॉमी को नॉर्मल करना बहुत मुश्किल था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्रिटेन को हुई। वॉर से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी थी, लेकिन वॉर के दौरान ब्रिटेन वॉर में बिजी था। इस बीच इंडिया की इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी, जापान की इंडस्ट्रीज़ भी स्ट्रॉन्ग हो गई। वॉर के बाद ब्रिटेन को अपनी पुरानी पोजीशन वापस पाना मुश्किल हो गया। साथ ही ब्रिटेन पर अमेरिका का बहुत लोन भी था। वॉर के दौरान फैक्ट्रीज़ बहुत बिजी थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इस सिचुएशन को इकोनॉमिक बूम कहते हैं। इकोनॉमिक बूम का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, डिमांड बढ़ाना। लेकिन वॉर खत्म होते ही वेपन्स की डिमांड गिर गई। फैक्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन कम कर दिया, बहुत वर्कर की जॉब चली गई। गवर्नमेंट ने भी वॉर पर खर्च कम कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1921 तक ब्रिटेन के हर 5 वर्कर में से 1 वर्कर अनएम्प्लॉयड था। लोगों को फ्यूचर की टेंशन होने लगी। सिर्फ इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, एग्रीकल्चर भी क्राइसिस में आ गया। फॉर एग्जांपल, वीट प्रोडक्शन। वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोपियन दुनिया को वीट सप्लाई करता था, और वॉर के दौरान ईस्टर्न यूरोप की प्रोडक्शन रुक गई, तो कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने वीट प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया। लेकिन वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोप ने दोबारा वीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब मार्केट में वीट बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर सप्लाईज की होने लगी। इससे वीट की प्राइस गिर गई, फार्मर्स की इनकम कम हो गई, फार्मर्स कर्ज यानी डेप्ट में डूब गए। राइजेस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। यूएसए में रिकवरी ब्रिटेन से काफ़ी जल्दी हुई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ही अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी थी। वॉर के बाद थोड़े टाइम की प्रॉब्लम के बाद अमेरिका ने इंडस्ट्रीज़ को और डेवलप किया। पेज पर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद शुरू के कुछ सालों में यूएसए को भी थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, लेकिन 1920s के शुरू में यूएसए इकोनॉमी फिर से तेज़ी से ग्रो करने लगी। फैक्ट्रीज़ दोबारा चलने लगी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी और लोगों की इनकम भी इम्प्रूव होने लगी।
1920s की अमेरिकन इकोनॉमी की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर थी मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब था एक ही प्रोडक्ट को बहुत बड़ी क्वांटिटी में जल्दी और सस्ते कॉस्ट पर बनाना। सिस्टम को सबसे फेमस बनाया हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड एक कार मैन्युफैक्चरर था। उसने डेट्रॉयट की अपनी फैक्ट्री में असेंबली लाइन सिंबल इंट्रोड्यूस किया। उसने ये आइडिया शिकागो के स्लॉटर हाउस से लिया, जहाँ कन्वेयर बेल्ट पर एनिमल को एक स्टेप में प्रोसेस किया जाता था। इस सिस्टम कार बनाने में यूज़ किया। असेंबली लाइन में हर वर्कर को सिर्फ एक ही छोटा काम बार बार करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर सिर्फ टायर लगाता था, दूसरा सिर्फ दूर से फिट करता था, तीसरा सिर्फ इंजन लगाता था। कन्वेयर बेल्ट कार को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाते थे। इस सिस्टम के फ़ायदे थे प्रोडक्शन फास्ट हुआ। इस सिस्टम के कुछ ये फ़ायदे थे कि प्रोडक्शन फास्ट हुआ, कॉस्ट कम हुई, ज़्यादा कार बनने लगी। लेकिन वर्कर्स के लिए ये काम बोरिंग और स्ट्रेसफुल था। उन्हें ब्रेक लेने की फ्रीडम नहीं थी, अपनी स्पीड से काम नहीं कर सकते थे, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड के हिसाब से काम करना पड़ता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फोर्ड की टी मॉडल कार हर 3 मिनट में एक बनकर तैयार हो जाती थी। शुरू में वर्कर्स के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। बहुत वर्कर्स जॉब छोड़कर चले गए। तब हेनरी फोर्ड ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। जनवरी 1914 में उसने वर्कर्स की डेली वेजेस डबल करके $5 पर डेली कर दी। लेकिन साथ ही उसने ट्रेड यूनियन को अपनी फैक्ट्री में बैन कर दिया। इसीलिए वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी मिली, लेकिन उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई। फोर्ड ने वर्कर को ज़्यादा सैलरी दी, लेकिन उनका लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने प्रोडक्शन और तेज़ कर दिया, वर्कर से और ज़्यादा काम करवाया गया। इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ गया और प्रॉफिट भी बढ़ गया। इसी वजह से हेनरी फोर्ड ने बाद में कहा कि सैलरी बढ़ाना उनका बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था। फोर्ड का सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने भी इसे अपना लिया। यूरोप की फैक्ट्रीज़ ने भी इसे कॉपी किया। मास प्रोडक्शन के फ़ायदे: गुड्स सस्ते हो गए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, वर्कर्स की वेजेस बढ़ी और लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे। इसको कहते हैं मास कंजप्शन, यानी जब बहुत सारे लोग बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे मास कंजप्शन कहते हैं। लोग सिर्फ कार ही नहीं बल्कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और दूसरे हाउस होल्ड गुड्स भी खरीदने लगे। लेकिन इतने महंगे प्रोडक्ट सब एक साथ कैश में नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए हायर परचेज सिस्टम यानी EMI यूज़ हुआ। लोग थोड़ा पैसा पहले देते थे, बाकी पैसा हर वीक या हर मंथ थोड़ा थोड़ा देते थे। इसी तरह लोग घर यानी हाउस भी लोन लेकर खरीदने लगे। 1920s में अमेरिका में घर ज़्यादा बनने लगे। लोगों ने नए घर खरीदने शुरू किए। घरों के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल गुड की डिमांड बढ़ गई। इससे एक इकोनॉमिक साइकिल शुरू हुआ। 23 के बाद अमेरिका सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ को भी पैसे उधार देने लगा। USA बन गया वर्ल्ड लार्जेस्ट ओवरसीज़ लेंडर, मतलब अमेरिका दूसरे कंट्रीज़ को लोन देने लगा। साथ ही कैपिटल एक्सपोर्ट भी बढ़ा, इंपोर्ट भी बढ़े। इससे यूरोप की इकोनॉमी को रिकवर करने में हेल्प मिली और वर्ल्ड ट्रेड भी बढ़ने लगा। प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा दिन नहीं चली, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, पर 1929 में दुनिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में चली गई। इस क्राइसिस को कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ये दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस थी। द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत 1929 में हुई और ये चली मिड 1930s तक। इस दौरान दुनिया भर में प्रोडक्शन कम हो गया, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, ट्रेड गिर गया, लोग बेरोज़गार हो गए, इनकम बहुत कम हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान फार्मर्स और विलेजर्स को हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंडस्ट्रियल गुड्स से भी ज़्यादा गिर गए थे। ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक ही रीज़न से नहीं आया, इसके कई रीजंस थे। पहला रीज़न एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। वॉर के टाइम फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाई। वॉर ख़त्म होने के बाद डिमांड कम हो गई, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही रहा। रिजल्ट इसका ये हुआ कि मार्केट में क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो गई। इसको कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो उसे ओवर प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद ये हुआ कि प्राइसेस गिर गए, फार्मर्स की इनकम कम हो गई। फार्मर्स ने इनकम बचाने के लिए और ज़्यादा क्रॉप्स उगाई, लेकिन इससे मार्केट और भर गया और प्राइसेस और गिर गए। कई जगह क्रॉप्स बिक ही नहीं पाए और सड़ गए। दूसरा रीज़न था अमेरिकन लोन्स। 1920s में बहुत कंट्रीज़ ने अमेरिका से लोन लिए थे। जब अमेरिका की इकॉनमी अच्छी चल रही थी तब लोन मिलना बहुत आसान था, लेकिन जैसे ही इकॉनमी वीक होने लगी अमेरिकन बैंक और इन्वेस्टर डर गए। उन्होंने लोन्स देना बंद कर दिया, पुराने लोन्स वापस मांगने शुरू कर दिए। इससे दूसरी कंट्रीज़ की इकॉनमी भी क्राइसिस में आ गई। इसी वजह से ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, वो पूरी दुनिया में फैल गया।
1928 में अमेरिका ने दूसरे कंट्रीज़ को 1 बिलियन से ज़्यादा लोन दिए थे, लेकिन 1929 के बाद जब अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ तो उसने अचानक लोन देना बहुत कम कर दिया। एक साल बाद यूएसए के ओवरसीज़ लोन सिर्फ पहले के 1/4 रह गए। जो कंट्रीज़ अमेरिका के लोन पर डिपेंड करती थी उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा। अमेरिका के लोन्स वापस लेने और नए लोन्स बंद करने का असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से हुआ। यूरोप में कई बड़े बैंक फेल हो गए। ब्रिटिश पाउंड जैसे करेंसी की वैल्यू गिर गई। लैटिन अमेरिका और दूसरे एग्रीकल्चर कंट्रीज़ में क्रॉप्स और रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर गए। फार्मर्स और ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ यानी कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ भी बढ़ा दिए। इसका मतलब बाहर के प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट कम हो गया। इससे वर्ल्ड ट्रेड और भी ज़्यादा गिर गया। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही हुआ क्योंकि वहाँ के प्राइसेस गिर गए थे। लोगों ने शॉपिंग करना कम कर दिया। बैंक्स ने नए लोन्स देना बंद कर दिया। इसका असर फार्मर्स अपनी क्रॉप्स नहीं बचा पाए और बिजनेसमैन की कंपनी बंद होने लगी। फैमिलीज़ में इनकम कम हो गई, ईएमआई और लोन्स चुका नहीं पाए। बहुत लोगों को अपने घर बेचने पड़े, कार छोड़नी पड़ी, हाउस होल्ड गुड्स भी बेचने पड़े। 1920s की प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जैसे जैसे फैक्ट्रीज बंद होती गई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। हज़ारों लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे। फिर बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स होने लगा। बैंक्स अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाया, कस्टमर को उनका पैसा वापस नहीं दे पाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो गई और 1929 से 1932 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनीज बंद हो गई। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पर इफ़ेक्ट हुआ। इससे ये भी समझ आता है कि 20th सेंचुरी तक दुनिया की इकोनॉमी कितनी कनेक्टेड हो चुकी थी। एक कंट्री में क्राइसिस आता था तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी कंट्रीज़ पर भी पड़ता था। इसी को ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं। 19th सेंचुरी तक इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करता था। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो सबसे पहले इंडिया का फॉरेन ट्रेड इफेक्ट हुआ, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों पर बुरा असर पड़ा। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे वीट, कॉटन, जूट एक्सपोर्ट करता था और मैन्युफैक्चर्ड गुड इंपोर्ट करता था। डिप्रेशन के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लगभग आधे हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस गिर गई और 1928 से 34 तक के बीच में वीट की कीमत लगभग 50% तक गिर गई। पीजेंट्स एंड फार्मर सफर्ड मोर। सबसे ज़्यादा नुकसान फार्मर और पीजेंट्स को हुआ। फसलों की प्राइसेस बहुत कम हो गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस और रेवेन्यू कम नहीं किए, इसलिए फार्मर्स को कम इनकम में भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ता था, जिससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। कंसीडर द जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल। द थर्ड पैराग्राफ। बंगाल के फार्मर्स रॉ जूट उगाते थे, जिससे फैक्ट्रीज में गनी बैग्स बनते थे और एक्सपोर्ट होते थे। ग्रेट डिप्रेशन के बाद जूट की डिमांड गिर गई और उसकी प्राइस 60% से भी ज़्यादा गिर गई। कई फार्मर्स ने लोन लेकर जूट उगाया था। जब उन्हें कम पैसे मिले तो वो और कर्ज में डूब गए। तो हम देख सकते हैं 4 लाइन की ग्रो मोर जूट। इसमें बताया गया है कि इस कविता में जूट फार्मर्स अपनी दुखद सिचुएशन बता रहे हैं। ज़्यादा जूट उगाने की उम्मीद थी कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन फार्मिंग का खर्चा और कर्ज बढ़ गया। बहुत मेहनत करने के बाद भी ट्रेडर्स ने बहुत कम दाम दिए, इसीलिए प्रॉफिट सिर्फ ट्रेडर्स को हुआ, फार्मर्स को नहीं। अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेप्टनेस इंक्रीज्ड। पूरे इंडिया में फार्मर्स का डेप्ट यानी कर्ज बढ़ गया। अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स ख़त्म कर दी, ज़मीन गिरवी रख दी, ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल तक बेच दिए। इंडिया ने गोल्ड एक्सपोर्ट भी किए, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, लेकिन इंडियन फार्मर्स को कोई खास बेनिफिट नहीं मिला। इसी समय गांधी जी ने 1930 से 1931 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, क्योंकि गांव के लोग ब्रिटिश पॉलिसी से बहुत परेशान थे। सिटीज़ में ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट इतना बुरा नहीं था, प्राइसेस कम हो गई थी, इसीलिए फिक्स्ड सैलरी वाले लोग और मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ को चीज़ें सस्ती मिलने लगी। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को टैरिफ प्रोटेक्शन भी दिया, जिससे इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ा और अर्बन इकोनॉमी को सपोर्ट मिला। ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बुरा असर इंडियन फार्मर्स पर पड़ा। फसलों के प्राइसेस गिर गई, लेकिन टैक्सेस वही रहे। फार्मर्स यानी किसान कर्ज में डूब गए और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। दूसरी तरफ अर्बन एरियाज़ में कुछ लोगों को सस्ती चीज़ों का फ़ायदा मिला। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही आगे चलकर नेशनल मूवमेंट को और मजबूत बनाने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बनी। रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 में जो हुई थी और जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में हुआ,
इसने दुनिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। लोगों को लगा था कि शायद अब शांति रहेगी, लेकिन सिर्फ 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ, जो कि 1939 से 45 तक शुरू हो गया था। इस वॉर के बाद दुनिया की इकोनॉमी और भी बुरी तरह टूट गई। इसीलिए कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि एक ऐसा इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाए जिसे फ्यूचर में इकोनॉमिक क्राइसिस और वॉर को रोका जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सिर्फ 20 साल बाद शुरू हो गया था। ये वॉर दो ग्रुप के बीच हुआ था। एक्सिस पावर में जो कंट्रीज़ थी वो थी जर्मनी, जापान और इटली, और अलाइड पावर्स में जो थे वो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर और यूनाइटेड नेशन यानी यूएसए। ये वॉर 6 साल तक यानी 1939 से 1945 तक चला और ज़मीन, समुद्र और हवा हर जगह लड़ा गया। इस वॉर में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। लगभग 6 करोड़ लोगों की मौत हुई। ये उस समय की दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। पहली वॉर के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा सिविलियंस यानी आम लोग मारे गए। सिर्फ सोल्जर ही नहीं, यूरोप और एशिया के कई शहर बॉम्बिंग और अटैक की वजह से बर्बाद हो गए। वॉर के बाद इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज़ और सोसाइटी सब बिखर चुके थे, इसीलिए रिकंस्ट्रक्ट बनाना यानी बहुत मुश्किल हुआ। वॉर के बाद दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक को दो बड़े फैक्टर्स ने शेप दिया। यूएसए की पावर बढ़ गई। वॉर के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन गया, और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर भी पावरफुल बन गया। सोवियत यूनियन ने जर्मनी को हराने में बहुत बड़ा रोल निभाया। वॉर के बाद यूएसएसआर भी सुपर पावर बन गया। इस तरह दुनिया दो बड़े पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। लोग ये इमेजेस देख सकते हैं। ये फ़ोटो दिखाती है कि जर्मनी की आर्मी रशिया पर अटैक कर रही है। ये 1941 की पिक्चर है। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक मानी जाती थी। इसी के बाद जर्मनी की हार की शुरुआत हुई। ये फ़ोटो रशिया की है। वॉर के बाद पूरा शहर तबाह हो चुका था। ये दिखाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने सिटीज़ को कितना नुकसान पहुंचाया था। अपने नेक्स्ट हेडिंग पर पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और ग्रेट डिप्रेशन ने इकोनॉमिस्ट ने दो इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। लेसन 1, अगर फैक्ट्रीज बहुत सारा प्रोडक्शन करें यानी मास प्रोडक्शन, तो लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए यानी मास कंजप्शन होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है स्टेबल इनकम, स्टेबल जॉब, फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर लोग बेरोजगार होंगे तो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। सिर्फ मार्केट पर डिपेंड रहना इनफ नहीं था। गवर्नमेंट को भी इकोनॉमी में एक्टिव रोल लेना था। गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी थी, इकोनॉमी को स्टेबल रखना था, लोगों की इनकम सिक्योर करनी थी। यानी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए पॉलिटिक्स बनानी पड़ेगी। मार्केट पर डिपेंड रहने से इकोनॉमी स्टेबल नहीं रह सकती। गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर करना ज़रूरी था ताकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, प्रोडक्शन स्टेबल रहे और सबको जॉब मिलती रहे यानी एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की मदद से ही पॉसिबल थी। इकोनॉमिस्ट ने दूसरा लेसन भी सीखा। हर कंट्री का कनेक्शन दूसरी कंट्री से होता है। अगर गुड्स यानी कैपिटल, मनी और लेबर का फ्लो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो तो इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट को ये पावर होनी चाहिए कि वो गुड्स के फॉलो को रेगुलेट करें, कैपिटल यानी मनी के मूवमेंट को कंट्रोल करें, लेबर माइग्रेशन को मैनेज करें। इन दोनों लेसन्स को ध्यान में रखकर जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड यानी न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस का एम था फ्यूचर इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकना, स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमी बनाना, फुल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। इसी कॉन्फ्रेंस में एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया। इसको ब्रिटेन वुड सिस्टम कहते हैं। वुड कॉन्फ्रेंस में दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाए गए। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम यह था कि कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करना, ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम में सपोर्ट करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना। और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। इसका ओरिजिनल नाम था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD। इसका काम था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद डिस्ट्रॉयड कंट्रीज़ को रीबिल्ड करने के लिए लोन देना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना। इन दोनों इंस्टीट्यूशन को मिलकर ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन या ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने ऑफिशियली 1947 से काम शुरू किया। इन इंस्टीट्यूशन में डिसीजन का कंट्रोल ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास था। सबसे पावरफुल कंट्री थी यूएसए के पास वीटो पावर भी थी। वीटो पावर क्या होती है? अगर यूएसए किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन से एग्री ना करे तो वो उस डिसीजन को रोक सकता है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब होता है वो सिस्टम जो अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ब्रिटेन वुड सिस्टम में हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू US डॉलर से फिक्स होती थी और US डॉलर की वैल्यू गोल्ड से फिक्स थी। रूल था कि 1 आउंस गोल्ड 35 US डॉलर के बराबर होगा। इस सिस्टम को कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रखी जाती थी।
हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर, द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बाद दुनिया की इकोनॉमी में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। 1950 से 1970 के बीच वर्ल्ड ट्रेड हर साल लगभग 8% की रेट से बढ़ा। वर्ल्ड इनकम लगभग 5% हर साल बढ़ी। ये ग्रोथ स्टेबल भी थी। इस पीरियड में इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम थी। एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट 5% से भी कम हो गई। इस पीरियड को कई बार गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। These decades also saw the worldwide spread of technology। इस पीरियड में दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ के तेज़ विकास हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज़ भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह प्रोग्रेस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट करके मॉडर्न मशीन्स, फैक्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की। अब हम देखते हैं डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका के कई देश यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनी थे। अगले 20 सालों में ये देश आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद भी इन देशों को गरीबी, रिसोर्स कमी और पिछड़ी इकोनॉमी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि कॉलोनियल रूल ने उनकी इकोनॉमी को कमज़ोर बना दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस डेवलप्ड कंट्रीज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना था। ये इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉवर्टी और डेवलपमेंट के प्रॉब्लम के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब यूरोप और जापान की इकोनॉमी रिकवर हो गई थी, तब 1950 के एंड से IMF और वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज़ पर भी ध्यान देना शुरू किया। IMF और वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस डेवलप्ड कंट्रीज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना था। ये इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉवर्टी और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब यूरोप और जापान की इकोनॉमी रिकवर हो गई, तब 1950s के एंड से IMF और वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज़ पर भी ध्यान देना शुरू किया। एज कॉलोनीज मैनी ऑफ लेस डेवलप्ड रीजन। जब ये देश कॉलोनी थे, तब वेस्टर्न कंट्रीज़ इनके रिसोर्सेज का यूज़ करती थी। आज़ादी के बाद भी ये नए देश इंटरनेशनल एजेंसीज़ के इन्फ्लुएंस में रहे। कई पुरानी कॉलोनियल पावर ने मिनरल और लैंड जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बना के रखा। अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज़ की बड़ी कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत कम दाम में यूज़ करने की राइट्स ले लेती थी। इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता था। 1950s और 1960 में वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने मिलकर ग्रुप 77 यानी G77 बनाया और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी NIEO की डिमांड की। NIEO का मतलब था अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल, डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प, रॉ मटेरियल के फेयर यानी सही प्राइजेस और डेवलप्ड कंट्रीज़ के मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचने का बेटर मौका। नाउ व्हाट आर MNCs? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऐसी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एक ही समय में कई देशों में बिजनेस करती हैं। पहली MNC 1920s में बनी थी, लेकिन 1950s और 1960 में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। उस समय अलग अलग देशों में इंपोर्ट पर हाई टैरिफ लगते थे, इसलिए MNCs अलग अलग कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज लगा दी ताकि वही प्रोडक्शन करके टैरिफ से बच सकें। तो वर्ड टैरिफ का मतलब है किसी देश में बाहर से आने वाला सामान यानी इंपोर्ट पर लगाया गया टैक्स यानी कर। ये टैक्स बॉर्डर या एयरपोर्ट पर लिया जाता था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट हेडिंग पर, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सालों तक इकोनॉमी अच्छी तरह ग्रो करने के बाद भी 1960 में अमेरिका यानी USA को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वियतनाम वॉर और दूसरे फॉरेन एक्सपेंसेस की वजह से US की इकोनॉमी कमज़ोर होने लगी। इसका असर US डॉलर पर भी पड़ा और लोगों का डॉलर पर भरोसा कम हो गया। डॉलर अब गोल्ड के साथ अपनी फिक्स्ड वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाया। इसी वजह से ब्रिटेन वुड्स सिस्टम टूट गया और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू हुआ। फ्रॉम द मिड 1970s द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। 1970 के बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में भी बड़े चेंजेस आए। पहले डेवलपिंग कंट्रीज़ IMF और वर्ल्ड बैंक से आसानी से लोन ले लेती थी, लेकिन बाद में उन्हें प्राइवेट बैंक और कमर्शियल बैंक से लोन लेना पड़ा। इन लोन की वजह से कई डेवलपिंग कंट्रीज़ डेप्ट कर्ज के बोझ में आ गई। इससे उनकी इनकम कम हुई और गरीबी बढ़ गई, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। वॉज ऑल्सो हिट बाई अनएम्प्लॉयमेंट। 1970s के बाद डेवलप्ड कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बढ़ने लगी और ये प्रॉब्लम 1990 तक बनी रही। इसी दौरान मल्टीनेशनल कंपनीज़ यानी MNCs ने अपनी फैक्ट्रीज़ और प्रोडक्शन को एशिया के लो वेज यानी कम मजदूरी वाले देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वॉर। 1949 की चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद चाइना दुनिया की इकोनॉमी से अलग हो गया था, लेकिन बाद में चाइना ने नया इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए। सोवियत यूनियन टूटने के बाद ईस्टर्न यूरोप के कई देश भी वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। इससे ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ने लगे। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज़ लाइक चाइना। चाइना जैसे देशों में मजदूरों की सैलरी यानी वेजेस बहुत कम थी, इसीलिए फॉरेन कंपनीज़ ने चाइना में फैक्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी। कम लेबर कॉस्ट की वजह से प्रोडक्ट सस्ते बनते थे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसीलिए आज टीवी, मोबाइल फ़ोन्स और टॉयज़ जैसे बहुत से प्रोडक्ट मेड इन चाइना होते हैं।
द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ टू लो वेजेस कंट्रीज़। जब इंडस्ट्रीज़ लो वेजेस कंट्रीज़ जैसे चाइना, इंडिया और ब्राज़ील में शिफ्ट हुई तब वर्ल्ड ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया। इस प्रोसेस को ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद दुनिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया और कई डेवलपिंग कंट्रीज़ ने तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में कितनी है। वहीं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है इस सिस्टम में गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को फिक्स रखती है और ज़रूरत पड़ने पर मार्केट में इंटरवेन करके उस वैल्यू को मेंटेन करती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इस सिस्टम में करेंसी की वैल्यू मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलती रहती है। गवर्नमेंट आमतौर पर इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।